बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने कल डिस्कस कर लिया था कि आर्टिकल 8 जो आइन का है, इनफैक्ट ये आर्टिकल 8 जो है ये एक जनरल एक्सेप्शन देता है। एज सच जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 9 से शुरू होते हैं और वो आर्टिकल 28 तक गालिबन जाते हैं। तो इस तरह ये जो कुल 20 के करीब फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे आइन में डिफाइंड हैं। ये जो है जी बिल्कुल आर्टिकल 28 9 से शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स और 28 तक जाते हैं। 29 से नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो उसमें जो चैप्टर 1 है फंडामेंटल राइट्स का, उसका जो पहला आर्टिकल है वो एक जनरल एग्जम्पशन के बारे में है। तो कल हमने ये तय कर लिया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में इसके इस्लामी तनाज़ुर में भी देखेंगे और इसको देखेंगे कि ये बाकी इसके असरात क्या हो सकते हैं, ख़ास करके जो एग्जम्पशन ये देता है जिन कवानीन को। तो उस हवाले से जनाब सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 8 का जो पैरा 1 है वो कहता है कि एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अब ये देखें, ये जो पहला फ्रेज़ है, और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जो सारे कवानीन के, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथी सब लॉ के स्टूडेंट ये जानते हैं और जनरल पब्लिक को भी तकरीबन ये चीज़ें मीडिया पे अब इतनी डिस्कस हो गई हैं कि हर एक को पता चल गया। जब भी हम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें जो सोर्स ऑफ लॉ पढ़ाया जाता है वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ कुरान और सुन्ना, और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाए जाते हैं वो सबसे पहले है इजमा। इजमा एक कंसेंसस है कि एक चीज़ बाद में हुई, जो जूरिस्ट थे उनके सामने हुई, उन सब का कंसेंसस हो गया कि भाई ये इस तरह है, तो उस पर इजमा को एक सोर्स ऑफ लॉ माना गया। इजमा के बाद है क़ियास। क़ियास बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे लिक्वर यानी शराब हराम हुआ तो उसका इफ़ेक्ट ये है कॉज एंड इफ़ेक्ट के हवाले से कि वो भी इंसान का जो है वो मदहोश कर देता है, टॉक्सिक होता है। तो इसी तरह जो चर्स है, हीरोइन है, ये भी हराम है क्योंकि इनका भी इफ़ेक्ट वही है। तो ये होता है लॉजिकल रीजनिंग, क़ियास। और तीसरा जो सबसे मॉडर्न वो है इज्तिहाद। इज्तिहाद बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज का नाम है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, ओपिनियन लिए जाएँ, डिस्कस किया जाए, हर वो नई सूरत हाल, हर वो नई चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी में आए और इस्लाम के हवाले से उस पर बहस की जाए, और बहस करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचें कि आप एक रूल बना लें, एक प्रिंसिपल बना लें या एक कानून बना लें। तो ये 5 इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की जितनी मोटी मोटी किताबें आप पढ़ के देख लें, उसमें कहीं भी, क्योंकि इस्लाम बेस करता है एक डिवाइन बुक पे और वो बुक भी हमारे पास रिटन में मौजूद है, लिहाजा किसी कस्टम को या ट्रेडिशन को या रिवाज को ये कहना कि वो एक सोर्स ऑफ लॉ है या वो लॉ की फोर्स बन जाता है, ये किसी और मुल्क के कानून में तो हो सकता है। इस्लाम यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी फ्रेज़ का होना जो है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने शुरू में कह दिया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया, अगर हम प्रियम्बल की तरफ जाएं एक बार फिर, तो वो फिर कहता है कि कोई कानून जो है जो इस्लाम से मुतसादम होगा वो कानून नहीं कहलाएगा। And wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with the
teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah। तो यही आइन जिसके प्रियम्बल में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, और उसी आइन के अंदर उसके आर्टिकल 8 में ये लिखा हुआ है कि ऐसी कोई रिवाज या ऐसी कोई रस्म जो कानून का दर्जा हासिल कर ले और वो किसी और हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स को वो हर्ट करती हो या हिट करती हो, तो वहाँ तक वो जो है वो वाइड कहलाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा। तो जनाब पहला पैरा जो है आर्टिकल 8 का जो सब क्लास 1 है, उसमें ये जो चीज़ लिखी हुई है ये मेरे हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये लिख दें इसमें कि एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, इसको हटा दें। तो उससे लिखें कि ऐसा कोई भी चीज़ जो इनकन्सिस्टेंट हो या ऐसी कोई रस्म अनलेस कि वो इस्लामिक गैर इस्लामी ना हो। ट्रेडिशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिनको शरीयत से कोई ममानियत नहीं है या शरीयत से मुतसादम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कस्टम और यूजेज जो है वो जब सोर्स ऑफ लॉ है ही नहीं, तो ये हम क्यों कहें कि हर कस्टम और यूजेज जो फोर्स ऑफ लॉ एक्वायर हो जाए। ऐसी फ्रेज़ का इस्तेमाल करना हमारे उस इस्लामी रूह जो है इसका आइन का, उससे मुतसादम। आगे चल के जनाब ये सब पैरा 2 तो वो है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को हिट करता हो, चलें वो भी ठीक है। 3 में पहली एग्जम्पशन है आर्म फोर्सेस को, कि आर्म फोर्सेस का कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा जब तक वो यूनिफॉर्म में हैं, बल्कि उसके बाद भी जब तक वो रिटायर्ड लिस्ट पे आते हैं, फिर वो इमरजेंसी लिस्ट पे रहते हैं, फिर इसके बाद वो रिज़र्व लिस्ट पे होते हैं, और फिर वो उनके ऊपर ये सारी पाबंदियाँ हट जाती हैं। अगली जो एक्सेप्शन है पैरा 3 सब पैरा 3B, वो लॉज हैं, वो लॉज जिनको जो कि अगर हिट भी कर रहे हों हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो जनाब वो कोई इशू नहीं है। अब ये भी इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे कवानीन बनाए हैं जिन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं जो इंसान की बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, और आप कह रहे हैं कि जी वो जो कवानीन हैं उनके साथ जो हो गया है वो हो गया, उसकी खैर है। आप यकीन मानिए जब हम इन लॉज को पढ़ेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल सब पैरा 3B ये कहता है कि वो तमाम कानून जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ ख़त्म, दुख की बात यह कि ये ख़त्म नहीं हुआ, आज भी अमेंडमेंट करके इस फर्स्ट शेड्यूल में कोई कानून डाल दिया जाए तो उसको ये आर्टिकल 8 तहफ़्फ़ुज़ दे देता है कि जी फंडामेंटल राइट्स को हिट भी करता है, तो खैर है। पढ़ने वाला तो ये समझेगा ना कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बीइंग इफ़ेक्टिव, यानी जिस दिन से ये आइन नाफिज़ुल अमल होगा उस दिन के बाद जो फर्स्ट शेड्यूल में कवानीन लिखे गए हैं वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़िलाफ़ भी हैं तो चलेगा। लेकिन वो ये भी देखें ना, किसी में लिखा हुआ है कि वो आज भी अगर कोई अमेंडमेंट कर ली जाए और इसमें कोई नया कानून लिख दिया जाए फर्स्ट शेड्यूल में, तो उसको भी एग्जम्पशन हासिल हो जाएगी इस कानून के तहत। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है। मैंने सोचा था कि मैं आज की वीडियो में फर्स्ट शेड्यूल को भी थोड़ा सा कवर करूँगा, लेकिन इसमें जो इस्लामिक रूह देखनी थी आर्टिकल 8 की, और थोड़ा सा ये देखना था कि क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि कानून ये बनाया जाए कि वैसे तो हर वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स को हिट करेगा वो कलअदम होगा, लेकिन ये चंद एक एक्सेप्शंस भी हैं। इस्लाम क्योंकि बातिल और हक की बात करता है, तो हक में हक जब आता है तो वहाँ पर फिर कोई एक्सेप्शंस नहीं होती। हक हक होता है और हक को प्रिवेल करना होता है, और बातिल मिटना होता है, बातिल को मिट जाना होता है। इन्नल बातिल कान ज़हूका, ये बातिल मिटने वाला था। वजा हक को वज़हक़ल बातिल, और हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना था। तो इस्लाम जब हक आ गया, जब आइन आ गया, आइन ने फंडामेंटल राइट डिफ़ाइन कर दिए, फिर ये कहना कि जी वो जो हो गया वो किसी कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता, उसको प्रोटेक्शन हासिल है,
इसकी मेरा ख्याल है। हाँ, आम माफ़ी का इस्लाम इजाज़त देता है कि ये जो हो गया है इसको एमनेस्टी दे दें कि जी जो हो गया है उसको इस्लामिक रूह के मुताबिक सब, किसी ने गलत भी किया तो उसको माफ़ किया जाता है, लेकिन आइंदा कोई ऐसा ना करे। लेकिन बजाय ये करने के यहाँ कर ये दिया गया कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन रखा हुआ है, आज भी ओपन रखा हुआ है कि इसके अंदर आज भी अमेंडमेंट की जा सकती है। क्योंकि मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये कहता है लॉज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे और एज अमेंडेड बाय एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल, कि या तो वो तमाम जो कानून इससे पहले थे, इस आइन के चलने से कमेंसिंग डे से पहले, वो भी अगर हिट करते हैं तो कोई बात नहीं, या आज भी उसमें अगर कोई उसको अमेंड करके कोई कानून डाल दिया जाए। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें इसमें 2017 में भी डाली गई हैं, मोस्ट रिसेंटली 2017, बल्कि मैं आई वुड से कि 2000 शायद चलें इसको रहने देते हैं, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कि ये खुला है जी खाता, इसमें आप लॉ डालते जाएं और वो फंडामेंटल राइट्स को हिट करता है, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पशन हासिल है। इस पे आज मैं ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, यकीन जानिए कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। मैंने जितनी वीडियो सुनी हैं, जितने लॉ के ऊपर एक्सप्लेनेशन सुनी, वो इसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों कि उसके अंदर उसको पढ़ के उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑब्जेक्ट करने के लिए आपको लॉजिकल बात करनी होती है, और लॉजिकल बात करने के लिए आपको रिसर्च करनी होती है, और रिसर्च जब आप कर लेते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, या ये फलां एंगल से गलत है। मैं ये मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, आप सबके लिए। आपका शुक्रिया, आपने जो रिस्पांस दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही कीजिएगा। मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और उसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।